डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर कॉमर्स क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एनपीओ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और ये जो हमारा क्लासेज होगा यह कंप्लीट होगा एनपीओ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है एनपीओ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है बार बार आता है और वो क्वेश्चन है इनमें से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था है। यानी आपको बताना है, चार ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है कि कौन एनपीओ है। तो आपको पता है एनपीओ किसको कहते हैं। एनपीओ उस संस्था को कहते हैं जिसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला है मारुति उद्योग। तो मारुति उद्योग यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसका उद्देश्य जो है लाभ कमाना होता है। ऑप्शन ए जो है नहीं होगा। अब दूसरा है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स भी जो प्रॉफिट मेकिंग है तो टाटा मोटर्स भी नहीं होगा इसका ऑप्शन। अब तीसरा है स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक भी जो है ये प्रॉफिट मोटिव है तो सी नंबर ऑप्शन जो है ये भी नहीं होगा। अब जो पॉइंट नंबर डी है ये लिखा हुआ है स्कूल। तो जो स्कूल होता है वो एनपीओ होता है और इसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी पहला का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्कूल यानी डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग जो एनपीओ का ऑब्जेक्टिव है। गैर लाभकारी संस्था के लिए मानदेय होता है, यानी मानदेय का जो पेमेंट करती है एनपीओ संस्था, इसको हम इंग्लिश में हॉनोरेरियम बोलते हैं। तो ये जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और इसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन से मिलाते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एसेट्स। तो मानदेय तो एसेट्स होता नहीं है तो ये पहला जो है क्रॉस हो जाएगा। और दूसरा इनकम, ये इनकम तो है नहीं, एक्सपेंडिचर है तो बी नंबर ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा। और तीसरा दिया हुआ है एक्सपेंस। तो मानदेय क्या होता है, एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है वो होता है रियल अकाउंट। ये जो है आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। अब इसके बाद हम लोग ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 4 से तो अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो एनपीओ का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो अग्रिम चंदा है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो एनपीओ के मेंबर होते हैं उनके द्वारा जो चंदा दिया जाता है उसी को हम लोग सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और यही सब्सक्रिप्शन जो है गैर लाभकारी संस्था का जो है यहाँ से ही मुख्य इनकम जो है इनको सब्सक्रिप्शन के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। अग्रिम चंदा है, अगर एनपीओ को एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो वो जो है इनका लायबिलिटी होता है एनपीओ का। इसे हम लोग लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लायबिलिटी साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। अगर संस्था को सब्सक्रिप्शन जो है प्राप्त हुआ है तो वो सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो अभी आपने सुना कि सब्सक्रिप्शन जो है एनपीओ का जो है मेन इनकम होता है, यानी मुख्य इनकम जो है एनपीओ को सब्सक्रिप्शन ही होता है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है इनकम हो जाएगा, यानी 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। सभी पूंजीगत प्राप्तियाँ दिखाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि इनकम जो है 2 तरह का होता है, रिसिप्ट यानी 2 तरह का होता है। एक होता है रेवेन्यू नेचर का और दूसरा होता है कैपिटल नेचर का। तो जो कैपिटल नेचर का जो इनकम होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है सभी पूंजीगत प्राप्तियाँ दिखाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट। कहाँ दिखाई जाती है, तो इसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको हम लोग दिखाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आय व्यय खाता बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आय व्यय खाता बनाया जाता है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है।
तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो गैर लाभकारी संस्था के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी गैर लाभकारी संस्था के द्वारा। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गैर लाभकारी संस्था के द्वारा। अब एनपीओ का हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग देखने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, गैर लाभकारी संस्था के लेन देन होते हैं। तो जो एनपीओ होता है उसका लेन देन जो है वो कैश में भी होता है और क्रेडिट में भी लेन देन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कैश और क्रेडिट दोनों। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह है गैर लाभकारी संस्था के अधिकांश लेन देन होते हैं। तो जो एनपीओ वाले संस्था जो होता है उनका अधिकांश लेन देन जो होता है वो कैश में होता है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर जो है 9 का ए पे टिक कर देंगे, यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कैश, यानी रोकड़ में इनका जो है अधिकांश लेन देन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, गैर लाभकारी संस्था का उद्देश्य होते हैं। तो जो गैर लाभकारी संस्था जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, लाभ कमाना। तो ये पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, गलत है ये। उसके बाद है समाज की सेवा करना, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, समाज की सेवा करना। उसके बाद दिया है आय व्यय खाता बनाना, ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन अगर हम ए और बी दोनों दिया रहता तो दोनों टिक कर देते। अब यहाँ पे दोनों दिया नहीं है बोथ करके, बी और सी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, समाज की सेवा करना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन आय नहीं है। तो रेवेन्यू इनकम जो होता है उसमें हम लोग रेवेन्यू नेचर का जो है ट्रांजेक्शन को हम लोग आय मानते हैं, और जो कैपिटल नेचर का होता है उसे हम लोग आय नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है, ये हमारा आय हो गया। डोनेशन दिया हुआ है, रेवेन्यू नेचर है, ये भी हमारा आय हो गया। स्पेसिफिक डोनेशन, अगर जो है विशेष जो है दान दिया होगा तो ये इसको हम लोग शो करते हैं लायबिलिटी साइड में, ये हमारा आय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक डोनेशन। अब हम लोग एनपीओ का जो क्वेश्चन नंबर 12 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्वेश्चन है इंट्रेंस फी को माना जाता है। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि इंट्रेंस फी क्या है तो सिंपली आप लोग जो है इनकम को इसको जो है ट्रीट कर लिया जाता है। इंट्रेंस फी क्या है, जो है ये हमारा इनकम है, गैर लाभकारी संस्था का ये जो है इनकम होता है। अगर इंट्रेंस फी को मैनेजमेंट कमेटी जो है वो डिसाइड करती है कि इसको हमें 40% या 60% कैपिटलाइज करना है तो वो अमाउंट जो है वो हमारा लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि इंट्रेंस फी जो है क्या है, तो सिंपली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इंट्रेंस फी को माना जाता है, तो इंट्रेंस फी जो है उसको हम लोग इनकम मानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, लाइफ मेंबरशिप फी को माना जाता है। तो लाइफ मेंबरशिप फी जो है मेंबर 1 टाइम पेमेंट करता है और पूरे लाइफ जो है उसका जो है सदस्य बना रहता है। तो ये जो है नॉन रिकरिंग नेचर का है, तो इसको हम लोग लायबिलिटी मानते हैं, यानी एनपीओ के लिए ये जो है लायबिलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। अब पॉइंट क्वेश्चन नंबर 14 जो है लीगेसी को माना जाता है। लीगेसी क्या है, एक्चुअली जो है ये जो है मृत व्यक्ति के इच्छा के अनुसार जो गैर लाभकारी संस्था को जो राशि प्राप्त होती है उसे हम लोग लीगेसी कहते हैं। और ये भी जो है नॉन रिकरिंग नेचर का है, यानी कभी कभी प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग लायबिलिटी मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सामान्यतः दिखाता है। तो जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उससे हम लोग को या तो डिफिसिट आता है या सरप्लस आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरप्लस या डिफिसिट। और बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा गया प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो उससे या तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। और ऑप्शन नंबर 3 है बैलेंसेज। तो बैलेंसेज कहाँ पर आता है, जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हमें कैश का बैंक का बैलेंस आता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी ये नन, इसमें से तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं।
यानी करेक्ट आंसर इसका होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सरप्लस होगा अब्लिक या डिफिसिट। तो करेक्ट आंसर हो गया 15 का ए। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको हम लोग करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर इज 14,000, यानी 40,000 रुपये का मेडिसिन का पेमेंट किया गया है। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन यानी ड्यूरिंग द ईयर जो है मेडिसिन के लिए 40,000 रुपया पेमेंट किया गया है। एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर, यानी ओपनिंग क्रेडिटर जो है वो 10,000 है एंड 18,000 जो है वो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। अब हमें निकालना है कैलकुलेट मेडिसिन परचेज, यानी हमें निकालना है कि मेडिसिन जो है ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया गया है। तो इसका एक बेसिकली जो है सिंपल सा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे इसको बना देते हैं हम लोग और यहाँ लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब तो अधिकांशतः क्वेश्चन जो है लगभग 30% क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अमाउंट पेड और अमाउंट पेड यहाँ पे दिया गया है 40,000 रुपये। यहाँ एक अमाउंट का कलम बना देते हैं और ये हो गया 40,000 रुपये। और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया गया है 18,000 रुपये। तो यहाँ पे 18,000 रुपये प्लस कर दिया जाएगा और इसको हम लोग प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 58, यानी 58,000 रुपये। और इसमें से लेस करना होता है ओपनिंग क्रेडिटर, तो यहाँ हम लेस कर देंगे लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स। और ओपनिंग क्रेडिटर दिया गया है हमें 10,000 रुपये, तो यहाँ से सिंपली जो है 10,000 रुपये को लेस कर दिया जाएगा। तो 58,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48,000 रुपये। और ये जो है ये निकल गया हमारा परचेजेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव था उसका आंसर जो है सी हो जाएगा 48,000 रुपये। अब जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 जो है, जो एनपीओ का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड ₹2 लाख, यानी मैच फंड का जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है वो 2 लाख रुपये दिया गया है। एंड ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव्ड फॉर मैच फंड इज ₹30,000, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमें 30,000 रुपये का जो डोनेशन मिला है जो मैच फंड से रिलेटेड है। एंड मैच एक्सपेंसेज ई ₹45,000, यानी 45,000 रुपये का मैच एक्सपेंस है। देन कैलकुलेट मैच फंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो है मैच फंड कितना है वो हमें निकालना है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है 2,15,000 रुपये, 1,90,000 रुपये, 1,85,000 रुपये और 2,75,000। तो मैच फंड का ट्रीटमेंट हमने देखा था कि बेसिकली यहाँ पे लिखा जाएगा मैच फंड और डोनेशन जो भी हमें मिलेगा मैच फंड के रिगार्डिंग उसको हम लोग प्लस कर देते हैं और जो भी हमने एक्सपेंस किया होगा मैच से रिलेटेड फंड से रिलेटेड उसको यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ इसका सोल्यूशन कर देते हैं हम लोग और आंसर देखते हैं इसका जो है चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ हो जाएगा मैच फंड, और मैच फंड जो है ओपनिंग बैलेंस हम लोग लेंगे जो दिया गया है 2 लाख रुपये। मैच फंड यहाँ एक अमाउंट का कलम कर देते हैं, मैच फंड हो गया 2 लाख रुपये और यहाँ पे प्लस करना होगा जो भी डोनेशन हमको दिया गया होगा मैच फंड के रिगार्डिंग उसको यहाँ पर प्लस कर दिया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर जो है डोनेशन रिसीव फॉर मैच फंड 30,000 रुपये, तो यहाँ पर जो है डोनेशन प्लस कर दिया जाएगा जो हमें रिसीव हुआ है मैच फंड के रिगार्डिंग डोनेशन 30,000 रुपये। अब इसको प्लस कर देते हैं 2 लाख अब प्लस 30,000, तो यह हो गया 2,30,000।
अब यहाँ से लेस करना होगा हमें मैच एक्सपेंसेज, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा उस फंड के रिगार्डिंग उसको हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। अब यहाँ हम लोग कर देंगे लेस मैच एक्सपेंसेज, और मैच एक्सपेंस जो है दिया गया है हमें 4500 रुपये। तो 2,30,000 में से 4500 रुपये माइनस कर दिया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1,85,000 रुपये। अब ऑप्शन से देखते हैं 1,85,000 ऑप्शन जो है कहाँ पे दिया गया है। तो ए में दिया गया 2,15,000 रुपये, बी में दिया गया 1,90,000 रुपये, और सी में दिया गया 1,85,000 रुपये, और डी में 2,75,000। तो 1,85,000 जो है करेक्ट आंसर इसका जो है क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, जो एनपीओ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल के रूप में दिया गया है, उसको हम लोग करेंगे अब। इफ़ ओपनिंग बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड वाज 1,50,000, यानी टूर्नामेंट फंड का जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया था वो था हमारा 1,50,000 रुपये, एंड डोनेशन रिसीव्ड टुवर्ड्स टूर्नामेंट फंड इज ₹10,000, और जो हमें ड्यूरिंग द ईयर जो डोनेशन मिला है टूर्नामेंट फंड के रिगार्डिंग वो हमारा जो है 10,000 रुपीज़ है, एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर इज ₹2,00,000, और जो हमने ड्यूरिंग द ईयर जो टूर्नामेंट फंड है उसके लिए हमने जो टूर्नामेंट एक्सपेंस किया है यानी खर्चा जो किया है हमने 2,00,000 रुपये किया है। देन कंप्यूट हाउ मच अमाउंट टू बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ टूर्नामेंट फंड। अब आपसे पूछा गया है कि आपने क्या लिए टूर्नामेंट फंड जो है जो हमें लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के दिखाना होता है वो अमाउंट कितना है। तो चलिए इसको हम लोग फंड का ट्रीटमेंट कर देते हैं जो हमारा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, और यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो है 1,50,000 रुपये। यहाँ पे सिंपली एक अमाउंट का कलम बना देंगे 1,50,000, और जो भी हमें डोनेशन मिलेगा टूर्नामेंट फंड के रिगार्डिंग उसको जो है टूर्नामेंट फंड में प्लस कर दिया जाएगा। तो यहाँ हम प्लस कर देंगे डोनेशन, और डोनेशन हमारा है 10,000, तो यहाँ पर 10,000 रुपये प्लस कर दिया जाएगा। इसको प्लस कर देते हैं 1,50,000 और 10,000, ये हो गया हमारा 1,60,000 रुपये, और यहाँ से लेस कर दिया जाएगा जो भी हमने एक्सपेंसेज किए होंगे। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेज जो है 2,00,000 रुपये है। यहाँ पे जो हमारा जो ओपनिंग फंड है यानी टूर्नामेंट फंड वो 1,50,000 रुपये है, और डोनेशन जो मिला है हमारा वो 10,000 रुपये मिला है ड्यूरिंग द ईयर। टोटल हमारा हो गया 1,60,000 रुपये, और हमने जो खर्चा किया है वो ज़्यादा कर दिया 2,00,000 रुपये किया है। तो यहाँ से हम जो लेस करेंगे वो फंड से ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव नहीं कर सकते हैं। अगर हमने किया है तो यहाँ पे जितना मैक्सिमम फंड वही माइनस होगा, और एक्सेस जो होता है हमारा उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो एक्सपेंडिचर होता है डेबिट साइड वाला उसमें हम लोग एक्सेस अमाउंट शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 1,60,000 रुपये, और बाकी जो 40,000 रुपये है वो हम लोग एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर वहाँ पर डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंसेज यहाँ पर 1,60,000 ही माइनस किया जाएगा, और ये हो गया हमारा फंड नील। अब हमारा टूर्नामेंट फंड में कोई पैसा नहीं है। टोटल जो हमारा पैसा था वो 1,60,000 रुपये था, और हमने चूँकि खर्चा ज़्यादा कर दिया गया है तो जो 40 रुपये ज़्यादा किया है उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। एक्सपेंडिचर साइड में 40 रुपये शो करेंगे, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो हमारा टूर्नामेंट फंड दिखाया जाएगा वो दिखाया जाएगा नील। तो टूर्नामेंट फंड यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नील। एनपीओ का जो क्वेश्चन नंबर 19 है
जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ ए क्लब इज ₹2,40,000, यानी टोटल एसेट्स जो है एक क्लब का 2,40,000 रुपये दिया गया है, एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी इज ₹90,000, यानी एक्सटर्नल बाहरी जो दायित्व है वो 90,000 रुपये है। देन कैलकुलेट कैपिटल फंड, तो हमें बताना है कैपिटल फंड कितना है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला है कैपिटल फंड, यानी एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल फंड। तो यहाँ पर कैपिटल फंड इक्वल टू हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स दिया गया है 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये, और माइनस कर दिया जाएगा लायबिलिटी जो 90,000 रुपये दिया गया है। तो 2,40,000 में से 90,000 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,50,000 रुपये। तो करेक्ट आंसर जो कैपिटल फंड होगा वो हमारा होगा 1,50,000 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर जो एनपीओ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 नंबर है उसको देखते हैं हम लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, यानी आय व्यय खाता है। तो आय व्यय खाता को हम लोग जो है नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 21 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी, यानी सैलरी हमें जो है कैलकुलेट करना है, निकालना है। टू बी रिकॉर्डेड इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी वो सैलरी जो हमें एक्सपेंडिचर साइड में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जिसे हमें रिकॉर्ड करना है उस अमाउंट को यानी सैलरी को हमें निकालना है। तो सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो सैलरी का पेमेंट किया गया है वो है 40,000 रुपये, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग आउट स्टैंडिंग ऑफ सैलरी इज ₹5,000 एंड 2,000, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का जो आउटस्टैंडिंग है सैलरी का वो हमें दिया गया है। तो हमने पिछली क्लास में जो हमारा पिछला वीडियो बना था उसमें हमने आपको एक्सपेंस का पूरा कंप्लीट डिटेल बताया था, और यहाँ पे भी जो हम उसको बता देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सैलरी पेड, यानी जो भी एक्सपेंडिचर आप निकाल रहे हो उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट कितना किया गया है। तो सैलरी पेड आपको दिया गया है 40,000 रुपये, यहाँ पर लिख दीजिए 40,000 रुपये, और इसमें जो है ऐड कर दिया जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये हमारा दिया गया है 2,000 रुपये, तो हम प्लस कर देते हैं 2,000 रुपये, ये हमारा हो गया 42,000 रुपये, और इसमें से हमें लेस करना होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो हमने लेस कर दिया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया गया है हमारा 5,000 रुपये, तो यहाँ से 5,000 रुपये हम लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 37,000 रुपये। तो 37,000 रुपया जो है एक्सपेंडिचर साइड में, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं उसमें सैलरी हेड के नाम से जो है 37,000 रुपये रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 40,000, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में 45,000, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, और वो होगा 37,000 रुपये, जो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करना होता है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, जो हमारा एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 22 जो ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है, वो क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज द समरी ऑफ, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो किसका समरी होता है। तो बैलेंस शीट का समरी तो होता नहीं है, यह समरी होता है कैश का। तो यहाँ पे सिंपली जो आंसर आप लोग कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का बी, यानी कैश। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 यानी क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इफ़ इनकम ऑफ ए क्लब इज ₹20,000, यानी एक क्लब का जो इनकम दिया गया है वो 20,000 रुपया है, एंड डिफिसिट इज ₹4,000, यानी डिफिसिट जो है वो 4,000 रुपया है। देन एक्सपेंडिचर इज, तो सिंपली जो है एनपीओ को डिफिसिट कब होता है,
जब खर्चा क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी इस एनपीओ ने, इस क्लब ने खर्चा क्या किया है, ज़्यादा किया है। कितना ज़्यादा किया है, 4,000 रुपये ज़्यादा खर्चा कर दिया है। तो इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, यानी जितना इनकम है उससे जो खर्चा किया गया है वो 4,000 रुपये ज़्यादा किया गया है। तो खर्चा कितना किया गया है, 20,000 रुपये। यहाँ पे इनकम जो है 20,000 रुपये है और खर्चा हमने 4,000 रुपये ज़्यादा कर दिया है। तो इसमें जो है 4,000 रुपये प्लस कर दिया जाएगा, तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा 24,000 रुपये, यानी 24,000 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 24,000 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक्सपेंडिचर जो है हमारा हो जाएगा 24,000 रुपये। एनपीओ का जो क्वेश्चन नंबर 24 है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल के रूप में है, उसको देखते हैं हम लोग। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है हमें कंप्यूट करना है, गणना करना है। इज टू बी शोन इन इनकम साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो इनकम साइड में जो हमें सब्सक्रिप्शन शो करना है उसका अमाउंट हमें निकालना है। इफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज ₹30,000, सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव्ड हुआ है वो है 30,000 रुपये। द क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन इज ₹5,000, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो हमें दिया गया सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग वाला वो है 5,000 रुपये। देन अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज, यानी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है क्या होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, यानी नन, यानी डी नंबर जो ऑप्शन है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा एक फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और यहाँ पे होता है टू बैलेंस बीडी। इसका डाटा हमारे पास नहीं है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखना होता है, नहीं दिया गया है। यहाँ पे होता है बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग एडवांस जो कि नहीं दिया गया है, डैश कर देते हैं। और यहाँ पे होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी जो भी पैसा रिसीव्ड हुआ है सब्सक्रिप्शन का उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। वो अमाउंट दिया गया 30,000 रुपये, तो यहाँ पे हम लोग 30,000 रुपये रिकॉर्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखना होता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि हमें बैलेंस करके अभी आएगा अमाउंट, और यहाँ पर टू बैलेंस सीडी। ये जो अमाउंट होता है बेसिकली ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस यहाँ पे होता है और क्लोजिंग एडवांस यहाँ पे लिखा जाता है, जो कि नहीं दिया गया है, इसको भी डैश कर देते हैं। और यहाँ पे होता है बाई बैलेंस सीडी, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जो हमें दिया गया है सब्सक्रिप्शन का 5,000 रुपये, तो यहाँ हमने लिख दिया 5,000 रुपये। अब इसको हम लोग टोटल कर देते हैं, तो इस साइड हो गया हमारा 35,000 रुपये, और यहाँ पे ये दोनों तो दिया नहीं गया है, तो इसका भी टोटल आएगा 35,000। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 35,000 रुपये, और यही अमाउंट जो है सब्सक्रिप्शन का जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रिकॉर्ड करना है, वो अमाउंट कितना है, 35,000 रुपये। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया गया 25,000 रुपये, ये नहीं होगा, गलत है। और बी में दिया गया 30,000 रुपये, जो कि भी गलत है। और 35,000 रुपया जो है ऑप्शन जो है सी नंबर में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा सी, जो कि हमें इनकम साइड में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जो अमाउंट रिकॉर्ड करना है वो 35,000 रुपये है। और ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा दिया गया सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, जो एनपीओ का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, वो क्वेश्चन है देयताओं पर संपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं, यानी एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी जो है हम लोग उसे कैपिटल फंड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कैपिटल फंड। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 26 है, मैच से संबंधित दान या आय एवं खर्च दिखाए जाते हैं।
तो यहाँ पर जो है मैच फंड दिया गया है, मैच से संबंधित जो मैच फंड होगा, तो मैच फंड का जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ BS का मतलब जो है बैलेंस शीट है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा B। अब क्वेश्चन नंबर जो 27 है 27, वो क्वेश्चन है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज, यानी पुराने अखबारों की बिक्री है। तो पुराने अखबारों की बिक्री जो है ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 28 है NPO का, वो क्वेश्चन है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज, यानी ओल्ड फर्नीचर की बिक्री जो है वो क्या है। तो अभी हमने देखा था सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जो है, यानी जो भी अगर आपको दिया हो कंज्यूमेबल का अगर सेल किया गया होगा तो रेवेन्यू होता है। और यहाँ पे हमने जो है फिक्स्ड एसेट्स का सेल किया है, तो ये हमारा होता है कैपिटल रिसिप्ट। याद रखिएगा आप लोग, अगर हम लोग कंज्यूमेबल का अगर सेल करते हैं जैसे न्यूज़पेपर हो गया तो वो हमारा आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। अगर हमने फर्नीचर का या मशीनरी का या प्लांट का सेल किया है तो वो हमारा होगा कैपिटल रिसिप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 29 जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा केवल रेवेन्यू नेचर का जो ट्रांजेक्शन होता है उसी को हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर ये 29 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स। इसकी करेक्ट आंसर क्या होगा रेवेन्यू नेचर। अब क्वेश्चन में जो 30 है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स इंक्लूड्स, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो क्या इंक्लूड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, यानी C। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा C। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो दोनों तरह का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, रेवेन्यू नेचर भी और कैपिटल नेचर भी। तो ये रहा हमारा NPO का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको आप लोग वॉच कीजिए और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मैच करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।